चलिए, तो आज का जो विषय है, आज का जो हेडिंग है हमारा, वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब आप नाम से समझ सकते हो, पहले तो हमें यह जानना होगा कि रेडिएशन क्या है, और ये भी जानना होगा कि डुअल नेचर क्या है। तो रेडिएशन मतलब हम लोग पहले से समझ सकते हैं, एक इसका बेस्ट एग्जांपल होता है रेडिएशन का लाइट। रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइट। और डुअल नेचर का मतलब होता है जिसमें दो तरह का नेचर हो। तो समथिंग विच हैज टू काइंड्स ऑफ नेचर इज नोन एज डुअल नेचर, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, एनीथिंग विच हैज द टू काइंड्स ऑफ नेचर इज नोन एज डुअल नेचर। एंड रेडिएशन मतलब जैसा इसका बेस्ट एग्जांपल होगा लाइट। एक स्लाइड आगे जाएंगे तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा पहला विषय है वो है लाइट के डुअल नेचर के बारे में पढ़ना है। यानी कि हमने आपको बताया था ना कि बेसिकली रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, light can be the best लाइट। example of radiation. So best example of radiation will be light, and today we are going to discuss how the light has dual nature. तो आज का जो मुख्य शीर्षक होगा, ये तो हम लोग सब जान गए कि रेडिएशन का मतलब होता है लाइट। लाइट का भी डुअल नेचर है। अब ये डुअल नेचर का मतलब क्या है, तो मन में जिनकी जिज्ञासा है उसके लिए अगला पॉइंट सामने आ रहा है। लाइट के एक नेचर के बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते आए हैं, और वो है वेव नेचर। हम लोग बचपन से जब से साइंस पढ़ रहे हैं, हमें यही पढ़ाया गया है कि लाइट हैज अ वेव नेचर। यानी कि जब से हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो लाइट के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन कुछ इस ढंग से हमें लाइट चैप्टर पढ़ाया गया है कि हमेशा यही समझाया गया है कि लाइट हैज ए वेव नेचर। यानी कि जितने भी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने क्लास 6ठी से लेकर क्लास 12वीं तक पहुंच गए हैं, बहुत बार लाइट चैप्टर पढ़ा है, और उनको जान के ये हैरत होगा कि हमेशा सिलेबस को इस ढंग से पढ़ाया गया है कि लाइट को किस रूप में आपको समझाया गया है, किस रूप में आपको दर्शाया गया है। तो आपको लाइट को जो है वेव रूप में दर्शाया गया है। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स अभी हमसे पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू ये बात कन्विंस हो जाएगा कि लाइट हैज ए वेव नेचर। लेकिन एक बहुत ही मजेदार बात निकल के आता है कि लाइट हैज ए पार्टिकल नेचर ऑल्सो। यानी कि लाइट का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर। यानी कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। लाइट हैज अ डुअल नेचर, इट बिहेव्स एज अ वेव ऑल्सो एंड इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल ऑल्सो। यानी कि आज की पढ़ाई का यही डुअल नेचर मतलब समझ में आ गया। रेडिएशन मतलब तो लाइट हो गया, और डुअल नेचर का मतलब क्या समझे सब लोग। डुअल नेचर का मतलब होता है एक ऐसा नेचर जिसमें एक वस्तु वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो अभी तक एक बात सभी बच्चे कन्विंस होकर समझ गए होंगे कि डुअल नेचर मीन्स एनीथिंग which has two natures, one that it behaves as a wave and in another thing is that it behaves as a particle. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो लाइट है उसका दो नेचर है। लाइट कुछ जगहों पर वेव की तरह बिहेव करता है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो आप लोगों को अपने दिमाग में आज एक नई बात पढ़नी है। पिछले 6 सालों से इस बात को लेकर के कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं जिससे यह सिद्ध होता था कि लाइट वेव नेचर का है। पर नई बात आपने ये जानी कि लाइट पार्टिकल नेचर का है। अभी तक जिनको ये बात नहीं समझ में आई हो उनके लिए एक और हिंट है। आप लोग लाइट के बारे में पढ़े हैं कि वो लाइट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट। तो आपने पढ़ा कि लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी। यही आप 6ठी क्लास से पढ़ रहे हैं। लाइट क्या है, तो आपने बचपन से लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट एक तरह का ऊर्जा है जिससे चीजें नजर आती हैं, काइंड ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी। तो लाइट के बारे में इतना तो हम लोग सब जानते थे कि लाइट एक तरह की एनर्जी है जिससे कोई चीज नजर आता है, और एनर्जी सिर्फ वेव फॉर्म में चल सकती है। तो ये बात एनर्जी से क्लियर था। यानी कि हम लोग बचपन से पढ़ रहे थे कि लाइट वेव नेचर का है। पर पार्टिकल नेचर का है, पार्टिकल ने मतलब ये एटम और न्यूक्लियर वाला टाइप्स का है, ये बात नहीं है। तो हम लोग इस चैप्टर में दोनों बातों को पढ़ेंगे। आपको ये कन्विंस कर दिया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा आने वाले कुछ टॉपिक्स में कि लाइट के डुअल नेचर है। तो यहाँ तक सारे बच्चे कॉपी में 2 चीज नोट कर लें। ऐसे जो जितना भी हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आपके नोट्स में चला जाएगा स्टडी मटेरियल में। ये सारे जितने मेरे ये प्रेजेंटेशन पीडीएफ्स हैं ये सब आपको हम भेज देंगे। फिर भी दिमाग में नोट कर लें कि आज आपने पहली बात सीखी है कि लाइट हैज डुअल नेचर, यानी कि लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। यानी कि आज हमें अभी शुरू में क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है लाइट के वेव नेचर के बारे में सबसे पहले। यानी कि हम लोग ये तो जानते हैं कि इसके डुअल नेचर हैं, पर हम सबसे पहले किसको समझा रहे हैं, वेव नेचर को। क्यों? क्योंकि इसको समझाना आपके लिए आसान होगा, आप पहले से चूंकि जानते हैं ना वेव नेचर के बारे में। चलिए अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि लाइट वेव नेचर का कैसे है। तो हमने यहाँ पर नोट किया
कि लाइट वेव्स के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है। ये सारे फिगर्स को देख करके आपको ये बात समझ में आ रहा है कि लाइट हमेशा, यही बात हम लोग हमेशा से जानते हैं कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में है। सन से जो लाइट आ रहा है, या क्योंकि सन का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सन ही ना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस अर्थ पे लाइट और एनर्जी का क्या सोर्स है? सन है। तो लाइट सन से वेव के फॉर्म में आता है। तो वेव है क्या? तो वेव बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ये बात हमने पहले ही पढ़ रखा था कि वेव जो है उससे ऊर्जा ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है। वेव्स दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव, है ना। ये बात आपको जब पता है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था, या हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था कि वेव्स दो प्रकार के हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, एक आपका क्रेस्ट और एक ट्रफ। इस चीज को जरा ध्यान देंगे हम फिगर पे। ये एक ट्रांसवर्स वेव है, अप एंड डाउन हो रहा है मीन पोजीशन पर। और आप लोग ये चीज जानते हैं कि हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट अबव द मीन पॉइंट इज नोन एज क्रेस्ट। ये चीज, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये पिछले ही चैप्टर को हम लोग यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं। तो जो एक ट्रांसवर्स वेव है वो किसके फॉर्म में चलता है? वो चलता है अप एंड डाउन करता है अपने मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन से जो हाईएस्ट अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो लोएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है इसको अपन बोलते हैं ट्रफ। और दो, यहां पर देखिए, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको अपन क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्डा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, जस्ट दे दिया। इस चैप्टर में हमें एम्पलीट्यूड और क्रस्ट जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं बस समझ लिया। तो ये क्लियर हो गई यहाँ पर सभी बच्चों को कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखता है। लाइट जो है उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में, क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में होता है। जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं, जो लोएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है उसे ट्रफ बोलते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्टेंस है इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स के बीच की या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। खैर, ये सारी बातें आपको रिवीजन करा दी। लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं लाइट से जुड़े हुए जिन्हें केवल यही मानकर समझाया जा सकता है कि लाइट का वेव नेचर है। जैसे रिफ्लेक्शन। ये बात जरा ध्यान से समझेंगे आप लोग और ये चीज को नोट करते जाएंगे। जरा काइंडली नोट कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट्स नोट करिए। एक्सपेरिमेंट्स विच शोज दैट लाइट हैज वेव नेचर। कौन कौन से वो एक्सपेरिमेंट हैं जो ये सिद्ध कर सकते हैं कि लाइट का वेव नेचर होता है? तो उनके नाम निम्न है। पहला नाम किसका आ गया? रिफ्लेक्शन का। यानी कि ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि ये बात को सिद्ध कर सकते हैं कि लाइट का वेव नेचर है। तो लाइट का वेव नेचर है, इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कुछ फिनोमिनास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला फिनोमिना हमारा कौन सा होगा? पहला फिनोमिना होगा रिफ्लेक्शन। अब आप सभी बच्चे रिफ्लेक्शन के बारे में तो जानते ही हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? तो ये फिगर से समझ में सबको आ गया। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है भाई एक ऐसा फिनोमिना जहां लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद वापस लौट आता है। यानी कि ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, लाइट आके यहाँ टकराया और फिर वो वापस होकर चला गया। तो व्हेन द लाइट बाउंस बैक्स टू द सेम मीडियम, जब लाइट किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जहां से वो आया था, तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये सब बातें आप जानते हैं। आने वाले को इंसिडेंट रे बोलते हैं, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड। और यहां से जहां पे इंसिडेंस हुआ है वहां से अगर सीधी रेखा खींच दे तो उसे नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये सारी बातें हम जानते हैं। तो ये जितना भी फिनोमिना है रिफ्लेक्शन का, इसको तभी समझाया जा सकता है जब लाइट को वेव मानेंगे। पहली बात आपको क्लियर हो गया। आप जब तक लाइट को वेव नहीं मानते हैं तब तक आप लाइट के ये वाले कैरेक्टर को नहीं समझा सकते। हम सब जानते हैं कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। वी ऑल नो दैट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। हम सबको ये बात पता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन लाइट के रिफ्लेक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट को आप तब तक नहीं समझा सकते जब तक कि आप ये ना मान लें कि लाइट का जो है वो वेव नेचर है। चलिए अगली पॉइंट पर आइए।
अगला पॉइंट है रिफ्रैक्शन का। अब ये वाला फिगर सब लोग पहचान रहे होंगे, तो नंबर 2 लिख लीजिए। अभी जब आप समझ रहे थे ना कि लाइट का वेव नेचर को समझाने का पहला एग्जांपल कौन सा था, रिफ्लेक्शन। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, रिफ्रैक्शन। नोट किया जाए कॉपी में जो लोग लिख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ये भी हम लोग बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। लाइट जब बेंड करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पार कर जाने की, यदि लाइट को एक ट्रांसपेरेंट कांच जैसे एग्जांपल ये ग्लास है, यदि लाइट को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे हिट किया जाए, क्योंकि ये ओपेक नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट इससे पार कर जाएगा लेकिन मुड़ करके। तो बेंडिंग ऑफ लाइट ये हमको सबको पता था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड करता है। अब या तो टुवर्ड्स नॉर्मल करेगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी। तो वो अपन इसमें भी चर्चा नहीं करेंगे, वो हम लोग पहले ही 10th में किए हुए, इसको यहाँ पे वो सब नहीं करना। सिंपल समझना है कि लाइट मुड़ जाता है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इस घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, when the light moves from one medium to another medium, it bends. This is known as refraction, and we cannot explain refraction. Whosoever is writing on the whiteboard, stop doing this. चलिए पॉइंट पर आइए। तो जब लाइट बेंड कर जाता है तो वो तभी समझाया जा सकता है जब आप रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो रिफ्रैक्शन को भी तब तक नहीं समझाया जा सकता जब तक ये ना मान ले कि लाइट क्या है, वेव नेचर का है। यानी कि जब तक लाइट को वेव नेचर ना मान ले, हम दो फिनोमिना को तो नहीं समझा सकते थे, एक रिफ्लेक्शन दूसरा रिफ्रैक्शन। तो लाइट है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाउ कैन यू प्रूव दैट लाइट हैज अ वेव लाइक नेचर, आपसे कोई इंग्लिश में पूछ दे या हिंदी में, चलो समझा देते हैं कि कोई आपसे पूछ ले कि बताओ लाइट का वेव नेचर होता है, कैसे प्रूव करोगे, तो सीधा सा आंसर कहोगे कि लाइट हैज अ वेव लाइक phenomena, wave like nature can only be explained when we take the examples of reflection and refraction. The phenomena of reflection and refraction cannot be explained until and unless we do not consider light as a wave. लाइट से रिफ्लेक्शन होता है ये दुनिया जानती है, लाइट से रिफ्रैक्शन होता है ये भी बात दुनिया जानती है। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को तब तक नहीं समझाया जा सकता जब तक हम लाइट को क्या ना मान ले, एक वेव के रूप में ना मान ले। चलिए फिर अगला पॉइंट पर आते हैं। ये इसका फिगर है, आपको पता होगा, आपने इस चीज को देखा भी है कि पानी में कोई भी चीज ऊपर नजर आता है रिफ्रैक्शन की वजह से। अब तीसरा है इंटरफेरेंस। ये नया चीज है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। इंटरफेरेंस आप लोगों के लिए नया चीज है, आप लोग उसको जरा ध्यान से समझेंगे। अब इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट का मतलब क्या होता है कि जब दो लाइट के रेज आपस में मिक्स हो जाएं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा हुआ, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट मींस द फेनोमेना in which superposition of two or more than two light waves produce a high wave, single high intensity or energy wave। मतलब सीधी सी बात है, इस फिगर से आप समझ रहे होगे तो भी ठीक, नहीं समझ रहे हो तो हम समझा देते हैं। दो अलग अलग लाइट वेव्स को अगर मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर के ज्यादा बड़ी वेव बनाते हैं, इसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, दोबारा समझ लें। लाइट के द्वारा दिखाया जाने वाला एक विशेष गुण, जहां पर दो या दो से अधिक लाइट वेव्स मिलकर एक बड़ा वेव बनाने की क्षमता रखते हैं। तो लाइट के द्वारा एक अनोखा प्रॉपर्टी, जहां दो वेव्स मिलकर के या दो से अधिक वेव्स मिलकर के एक सिंगल वेव बना सकते हैं, उस फिनोमिना को कहते हैं इंटरफेरेंस। अब फिर वहीं पर हम लोग आ गए। इंटरफेरेंस को भी तब तक नहीं समझाया जा सकता, लाइट इंटरफेरेंस करता है, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया गया है, पर लाइट इंटरफेरेंस करता है ये तब तक नहीं समझाया जा सकता जब तक लाइट को वेव हम लोग ना मान ले। एक और बात, ये लास्ट है, इसके बाद ब्रेक दे देंगे आज के लिए, वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट के द्वारा बेंड करना। यहाँ आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रेट लाइट वेव्स आ रहे थे, इस स्लिट से गुजरने के बाद वो मुड़ गए। लाइट कैन बेंड, लाइट मुड़ सकता है। लाइट के द्वारा बेंड करने को कहते हैं डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, है ना, तीन बड़े नया फिनोमिना है ये। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो आप सुने ही थे, एक नया बात आज सुन लिए मेरे मुंह से, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। इसके लिए एक और फिगर है मेरे पास, हम वो आपको दिखाते हैं, उसे ज्यादा अच्छा समझेंगे। ये वाला फिगर आपको ज्यादा क्लियर करता है। ये है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब आपने देखा, ये एक लाइट सीधा आया, पर जब वो एक स्लिट से
एक छेद से गुजरा तो वो थीटा एंगल पर बेंड कर गया, मुड़ गया। तो लाइट के द्वारा मुड़ने की जो उसकी क्षमता है उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। लाइट डिफ्रैक्शन करता है, अगेन ये जग जाहिर है, पर इस बात को हम लोग तब तक नहीं समझा सकते जब तक लाइट को क्या ना मान ले, वेव ना मान ले। तो यहीं पर एक सेकंड के लिए ब्रेक देते हैं ताकि आप लोग के पॉइंट्स को हम टेकअप कर सकें। जस्ट अ सेकंड।